चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सेट नंबर 7। ठीक है, तो पेपर तो थोड़ा आसान था, कोई नहीं, आप अच्छे से रिवीजन करते रहो। आगे मान लो पेपर कोई अच्छे लेवल का हुआ, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके टफ पूछे जाएंगे, तो ये जो बचे हो गए ना 17 और 16 क्वेश्चन, ये आपके इसी लेवल के आने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा अपर साइड हो, लेकिन हाँ, आपको टाइम सेविंग करना इन पेपरों से आ जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल करें, कुर्सी का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपए छूट देने के बाद कुर्सी इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ परसेंटेज बताओ। भाई 11 रुपए का डिस्काउंट है और बटे में सेलिंग प्राइस अगर देखेंगे तो 132 है, तो ये हो गया 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। यानी कि अगर हम मार्क प्राइस लिखें तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस का डिस्काउंट होता है, यानी कि ये 13 रुपया हो गया। अब यही चीज हमको दिया गया था, क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो ये 11 हो गया, यानी कि 11 बराबर में हमको 13 दे दिया था, तो 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 130 बटे में 11 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ये बेच कितने में रहा था भाई, 130 बटे 11 की चीज 12 रुपए में बेच रहा था, क्योंकि वो छूट देने के बाद इतने में ही तो बेच रहा था। अब ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, एग्जैक्ट निकालना होता तो हमें पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, रेशियो बना लेते हैं, यानी कि 130 की चीज यहाँ पर हो जाएगा 132 में हम बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितने का लिया, 2 रुपए का, बटे में 130 हो गया, गुणे में 100 हो गया। तो ये कैंसिल आउट कर दो, 13 कम 13, 7 बच गया, 13 पंजे 65, यानी कि 15 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। बस इतनी कैलकुलेशन करनी होती है। अगला सवाल, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है। अब मिश्रण में मिलाया क्या गया भाई साहब, पानी मिलाया गया, यानी कि अम्ल से तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो यहाँ पर अगर 7 है तो दूसरी जगह भी 7 होना चाहिए था, तो भैया एग्जामिनर ने क्या कहा, 7 ही पुट कर दिया। तो इसका मतलब पानी में कितना डिफरेंस आया, एक हमारे हिसाब से क्वेश्चन में तो 2 लीटर दिया था। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, देखो अम्ल 7 था ना, तो 7 बराबर में कितना आ गया, 14। बहुत आसान। अगला सवाल, 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बतानी। सबसे पहली बात, अर्धवार्षिक बोल दिया, तो भैया टाइम हमको 2 वर्ष दिया, 6-6 महीने की क्या स्लैब, 4 स्लैब, यानी कि जो अल्टीमेटली टाइम है वो 4 वर्ष रहा होगा। अब हमें कुछ रेट दी गई होगी, रेट परसेंटेज कुछ रेशियो बनाएगा वो प्रिंसिपल से अमाउंट, 4 साल का समय निकला है इसलिए इस तरीके से बना होगा। ये सवाल हम करवा चुके हैं। अब हुआ क्या है, 1000 से ये बन गया 14, 6, 4, 1, ये रेशियो बना, जाके पॉइंट यहां पर लगा था, हमें इनका रेशियो बनाना, पॉइंट हटाया इधर। अब इसका सवाल हम करवा चुके हैं पहले या दूसरे शायद लेक्चर में था। ये देखो 10 की पावर में 4 है, ये 11 की पावर में 4 है, समझ में आ गई। अब हमें देखो रेट तो यहां से निकाल लोगे, क्या हुआ भाई, इसमें हम पहुंच गए ना, अब इसने हमने ले लिया 4, यानी कि जो रेशियो हमें यहां से बनाना था ना पी और ए का, तभी तो पावर में 4 हुआ होगा, वो आ गया 10 और 11, यानी कि 1 का ब्याज मिला, 1/10 गुणे में 100 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 10% रेट आनी चाहिए। लेकिन अर्धवार्षिकता यानी कि 6 महीने की रेट 10% है, तो पूरे साल यानी कि 12 महीने की दोगुनी रेट हो जाएगी इस तरीके से। उसमें ऑप्शन का सारा ले लिया था, क्योंकि अब हम कर चुके हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखो इसका यूज बहुत होता है, 14, 64, 1 का, कि 11 की पावर 4 का ये लिखा होता है। बस नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं ऑप्शन का सारा लेके। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम रेट निकालते तो 25 बटे में 2 करते, 30 बटे में 2 करते, 20 बटे में 2 करते, 35 बटे में 2 करते। क्यों करते, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है, तो यहां से तो 10 ला नहीं सकते, यहां से भी नहीं ला पाओगे, 15% बनेगा, यहां से करोगे 10%, 10% मतलब 1/10, 10 से 11 हो गया, यानी कि रेट यही आनी हमारी। ऑप्शन के सारे से भी कर लेते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य, भाई 10% बराबर ही तो हमको 120 दिया था, बात खत्म हो गई। यानी कि हमें 10% निकालना, यानी कि 110 बराबर निकालना था। अब बताओ 12 गुना हो रहा था, इसका भी 12 गुना कर दो, क्योंकि 0 से 0 चला जाएगा, 11 गुना, या तो इसका कर दो, 1320 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। भाई आप लिखते 100 से 110 हो रहा, प्रॉफिट हो रहा 10, यही तो लिखा है भाई। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या होता है, यही तो प्रॉफिट होता है, और वही चीज हमको डायरेक्ट दी थी, और इधर हमें परसेंटेज के रूप में वही चीज दे दी थी। खत्म हो गई कहानी। ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, अगर उल्टा बोल दिया हो तो ठीक है। ये यहाँ पर प्रॉफिट होगा, देख रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। बहुत आसान है भाई, इन दोनों का ही डिफरेंस हमें दिया गया, यानी कि 14 बराबर में हमको 56 दे दिया था। भाई संख्या हमने 100 मानी, इसका 27% 27, इसका 13% 13, दोनों का डिफरेंस 14 आ गया, उसी का तो मान 56 दिया था, 100 का मान निकालेंगे 400 आंसर। अगला सवाल, 2 लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे इतने और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। भाई विपरीत चल रहे हैं, यानी कि स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 10, 8, 18, 18 पंजे 90, 50 मिनट आंसर। अगला सवाल, यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई 15 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपको पता होनी चाहिए, कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनस होता है। तो ये 17 दिया था, हाइट उसकी 15 दे दी थी। ट्रिपलेट अगर आपको पता होगा 8, 15, 17 का, तो ये बेस हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, ये बेस इंटू में हाइट होता है, तो वही तो हमें करना था, 1/2, 15 गुणे में 8 हो गया, 60 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताओ। भाई पंखे का क्रय मूल्य 100 मान लिया, 32% की छूट देंगे तो हमें 68% पे बेचना पड़ेगा। इसका मान दिया था 306, हमें 100 बराबर निकालना था। 8 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाए, तो 8 2 64, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। इधर 8 चौक 32, ये भी नहीं दे सकता। इन्हीं दोनों में से कुछ ऑप्शन रहा होगा। अब एक भी ऑप्शन 5 नहीं होता तो 40 नहीं मिलता तो फिर कर लेते। लेकिन आप ये कर सकते, 6 चौक 24 हो रहा था ना, 6 चौक 24, जैसे 68 गुणे में 45 लिखा तो 6 चौक 24 हो रहा है, तो यही हमें 30 तक पहुंचा सकता था। ये 18 वाला तो बहुत पीछे रह गया। बाकी तो कैलकुलेशन थी, आसानी से कर भी लेते आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 17 चौकू 68 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 8 136, इधर कर देंगे 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 450। अगला सवाल कह रहा था कौन सा नंबर है डिविजिबल है 11 से। आसान है, अल्टरनेट सम कर लो भाई। 8 6 14, 9 5 14, डिफरेंस इनका या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो ये तो 0 आ गया, खत्म कर दो, बाकी तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अगला सवाल, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों एक साथ काम को मिलकर करते हैं तो उन्हें 33,000 रुपए मिलते हैं। भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि पैसे कभी कभी इफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते हैं, कभी कभी काम कितना कौन कर रहा है उस हिसाब से। हमेशा ध्यान रखो जब साथ साथ काम कर रहे हैं, जैसे एबीसी साथ साथ काम कर रहे हैं, तो भैया अगर ये साथ साथ कर रहे हैं, मान लो ये दोनों मेहनत करे जा रहे हैं, सी आदमी तो जानते ही हो वो सी होता ही है, ये बैठा आराम कर रहा है, तो भैया ये दोनों इतने तो मासूम नहीं है कि बैठे बैठे का सी को रुपया दे देंगे, नहीं देंगे ना। इसीलिए एफिशिएंसी के हिसाब से बटा जाता है कि जितना काम करोगे उतना पैसा, बैठे रहो कुछ नहीं मिलने वाला घंटा। वही चीज यहाँ पर है, एक साथ काम कर रहे हैं तभी इफिशिएंसी। अलग अलग काम कर रहे होते तो काम के हिसाब से पैसा बढ़ता, तब फिर क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं तो फिर तो अलग होगा ही इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी उसी हिसाब से होता है, काम के ही हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर जब रेशियो बनाओगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम का नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें लेना पड़ेगा। तो ये सीमा 120, अंजलि 144 और सोनिया 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सभी के टेबल में 144 आता है, 12 बारी में 144 होता है, 18 8 144 होता है, यही तो होता है। तो ये 1440 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 18 8 144 हो गया, यानी कि ये 8 हो गया। अब ये आसान था एलसीएम लेना, इसलिए डायरेक्ट कर लिया, जरूरी क्या था इसलिए। अब यहाँ पर देखो इन्हीं इफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, 12 8 20 और 30, 30 बराबर हमको दे दिया था 3300। हमें निकालना क्या, अंजलि, अंजलि यानी कि 10, यानी कि यहाँ पर 1/3 हो रहा है, इसका भी 1/3 कर दो, 1100 आंसर। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा समझाने के लिए था। इसमें पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको निकालना एचसीएफ। इतनी तो आप हिंदी इंग्लिश समझ ही लेते होगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्योर हिंदी होनी चाहिए, भैया इतना तो जब मुझे आती है ना तो मैं समझता हूँ सबको आती है, मेरी जितनी वीक है उतनी आपकी नहीं होगी। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 3, यानी कि इससे ज्यादा तो 2 ला नहीं पाओगे, तो हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 6। भैया इससे ज्यादा कहीं इसमें ला पाओगे, ला तो लोगे, लेकिन इसमें कहाँ से एक एक्स्ट्रा लाओगे, तो यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रह गया, खत्म। एक वस्तु का इतने परसेंट और इतने परसेंट की दो क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची जाती वस्तु का अंकित मूल्य। अब इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव से करना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा, और अगर नॉर्मल आप लिखना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा, और आप उससे भी तेज लिखना चाहते हो तो 40 यानी कि 6 50 मतलब 5 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 3 6 18, 3 8 24, कहीं लिखा 68, खत्म हो गया। अब ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग थे। अब यही लिख देता 680, 68, 6800 और 68,000, तब हमें 0 को वैल्यू देनी पड़ती। क्या हुआ, 40% मतलब 60% हो गया, 50% मतलब 85% रह जाएगा चीज, और ये 204 के बराबर कर दिया। अब हमें इतनी जरूरत ही नहीं थी, हमने देखा कि भैया 40% छूट यानी कि 6 बच रहा होगा, 60% का 6 लिख लिया, 50 का 5 लिख लिया, भाग कर दिया आंसर। अगला सवाल, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी इतने हैं, विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना है, विद्यालय में 40 और लड़कों को दाखिला होता है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं 5 3 8 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2, 28 बराबर में 560 दिया गया था, और अगर हम 2 बराबर निकालते तो 40 आ जाता, आंसर 1:1 लगा देते। ऐसा देखो इसलिए कर लिया क्योंकि हमने देखा कि भैया इन लड़कों के पास कितने की कमी है, 2 की कमी है, यानी कि 2 बराबर हमें और मिल जाए, यानी कि 2 बराबर 40 मिल जाए, 28 बराबर 56, 2 बराबर 40, यानी कि लड़कों को 40 और लड़के मिल जाए ना, तो जितनी लड़कियां उनके बराबर हो जाएगा, वही उसने किया था। तो इसलिए आप यहां से क्या कर सकते थे, 1:1 लगा सकते थे। बाकी आपके पास पूरी कैलकुलेशन थी, 28 बराबर 56 हो गया, यहां से 13 बराबर करते तो 28 दूनी 56, 13 दूनी 26, 260 हो जाता, प्लस का 40 करते तो 0 6 4 10, हाथ से लगाए 300 हो गया। अब 256 जब ये हो गया तो 300 लड़कियां बची होंगी, ये भी तो बात है, 300 ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए, कैंसिल आउट कर देंगे, 1:1। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पर इनका औसत इतना है, टीयू का औसत इतना है, यूवी का औसत इतना है, यानी कि अगर इनका सम लिखें तो ये 72 हो गया, इसका सम 80 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 8 7 15 हो गया, इनका डिफरेंस कर देंगे तो 12 से 6 चला गया तो 6 बच गया, 4 से 2 गया तो 2 26 आंसर। ठीक है, बेसिक था, बिल्कुल आसानी से हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको देखो कर कैसे सकते हैं, देखो हमसे बोला था कि 3 संख्याओं का एवरेज अगर हम 42 मान लें
पहली दो संख्याओं का एवरेज, किसकी पहली दो संख्याओं का 40 है, अंतिम दो संख्याओं का एवरेज 36 है, यानी कि कहीं ना कहीं एक संख्या इन दोनों में इंक्लूड है। देखो यू इंक्लूड थी। अब यहां पर हमें एक एवरेज देखना था कि यानी कि उस संख्या के बाद अगर इनको इग्नोर कर दें, 42 तो रहा होगा तभी तीनों का एवरेज रहता 42, अगर नहीं 42 होता तो एवरेज कैसे बना लेते, नहीं होते। लेकिन ये भाई साहब दो कम लेके आए, दो कम लेके आए एक लोगों में, तो दो लोगों में कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 आया तो जैसा आता है वैसा ही लिख दो, ठीक है। ये भाई साहब 6 कम ले आए और दो लोगों में कितना कम हो गया, 12 कम हो गया माइनस का, इसमें से 12 और माइनस कर दो, यानी कि 42 माइनस का 12 4 16 हो गया, 12 से 6 गया 6, 3 से गया 2, यानी कि 26 आंसर। ये देखो माइनस आया तो माइनस लिखा केवल इसलिए नंबर इंक्लूड थे, अगर इंक्लूड नहीं होते तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ये डिवीजन मेथड था, बाकी तो कैलकुलेशन आसान थी। अगला सवाल, अब ये तो आसान है भाई, होल स्क्वायर करना, यानी कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस में 2pq बराबर में 81, ये लिखना नहीं था फार्मूला पूरा, ये समझ लेना आप। 127 माइनस का 81 बराबर में क्या हो गया, 2pq हो गया, 7 से 1 चला गया 6, 12 से 8 गया 4 बटे में 2, यानी कि pq का मान कितना आ गया, 23। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भैया अगर धनराशि हमारे पास 100 है और हमें रेट दे दी जाए 13% और हमें अगर बोल दिया जाए कि टाइम है 5 वर्ष, तो ब्याज कितना होगा, 65। इसी 65 का मान दिया गया था 2275, हमें निकालना था 100 का मान, तो इधर करेंगे 13 कम 13 9 बचा 13 सत्ते 91 हो गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 गुणे में हो गया 100, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 17 दूनी 34 1 35, आंसर आ गया 35। ठीक है, कैलकुलेशन थी बस। S1 अकेले काम इतने में कर सकता है, S2 इतने में कर सकता है, स्त्री की सहायता से वे 6 दिनों में काम पूरा करते हैं, स्त्री अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 16 80 और 6, तो 16 और 80 का एलसीएम तो 80 हो गया, लेकिन इसमें से 2 तो चला गया 80 में, लेकिन 3 तो अभी रह गया, तो ये तो टोटल वर्क हो गया। अब हमें भैया इफिशियंसी निकालनी है, तो एक चीज यहां से देखो, अगर हम इससे निकालेंगे तो 3 दूनी 6 40 माइनस का 16 पंजे 80 हो गया, 5 15 हो जाएगा, माइनस का यहाँ से 80 यानी कि 3 15 3 18, तो यहीं से देख लेना था, 18 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 22 का मतलब हो गया, पूरा ही लिख देते हैं 80 गुणे में 3, यानी कि 4 3 12 120 बटे में 11। अब ये कैसे कर लिया डायरेक्ट, बस प्रैक्टिस। अब अगर आप लिखोगे तो यही चीज करोगे, S1 16 करोगे, S2 आप 80 करोगे, और S1 प्लस का S2 प्लस का S3 आप 6 लिखोगे, एलसीएम लोगे तो 80 गुणे में 3 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा तो 16 पंजे 80 5 15 आ गया, यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 3 और यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी कि 40। अब भैया इन दोनों का कितना है, 15 3 18 है इन दोनों का, और ये 40 था, यानी कि S3 बराबर क्या लिखते हैं 40 माइनस का 18, तो ये चीज प्रैक्टिस से ऐसे करो ना, टाइम बचेगा। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। अब देखो इसमें कितना करना था, 5 गुणे में 10% की वृद्धि 11 85, बस इतना करना था, 55 25 हो गया, 5 8 40 और 2 42 हो गया, गुणे में 11 यानी कि 5 5 2 7 4 2 6 हो गया, और ये 4, ये आंसर आ गया। अगर आप इसमें ये लिख के कर रहे हैं ना कि 500 का फिर 10% की वृद्धि तो 110 बटे में 100, फिर 15% की कमी 85 बटे में 100, ये सब क्यों करना है, ऑप्शन चाहता ही नहीं कि जीरो पर आप काम करें, क्योंकि ऑप्शन उसे सेम देने पड़ेंगे, वो लिख देता 46.75 467.5 4675, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं ना, तो हमें जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल आसान था भाई, 6 दूनी 12 12 से 9 गया 3 हो गया, और 3 हो गया तो 14 3 17 हो गया। अब ये गुणा करने से पहले मैं भाग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यानी कि 289 अपॉन में 289 हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद भी रखना, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन भेज देता है, अभी भेजा था किसी ने ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कि इसका आंसर ये कैसे आ सकता है, अब वो क्या कहते हैं, वो भैया गुणा उड़ा कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, डिवाइड करने का कौन सा पहले करना है, तो ऐसे नशे में रहोगे सस्ते वाले तो कैसे चलेगा। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक इतने हैं, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक बताने हैं। अब यहाँ पर गुणा करना है, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, 80 माइनस कर दो, यानी कि 15 से 8 गया 7 370 आंसर। अगला सवाल, चलिए अब अगला क्या, 21 की शिफ्ट 3 के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स